लेट्स टॉक अबाउट चिनुआ एचेबे। ये एक नाइजीरियन प्ले राइट हैं, नॉवलिस्ट हैं और पोइट हैं। और चिनुआ एचेबे जो हैं, इनका पूरा नाम है एल्बर्ट चिनुआलुमोगु एचेबे। इनकी जो अर्ली लाइफ है, ये नवंबर 1930 में ओजीडी एक टाउन है साउथ ईस्टर्न नाइजीरिया में, उसमें पैदा हुए हैं। और इबू एथनिक ग्रुप से इनका ताल्लुक है। ये 3 ट्राइब्स हैं। एक ट्राइब है योरोबा, एक है इबू, लिखने में इग्बू है लेकिन इबू प्रोनाउंस होता है, और एक है हाउसा। जिस तरह के हमने एक और नाइजीरियन राइटर को पढ़ा है वुले सोयिंका, उनका ताल्लुक योरोबा एथनिक ग्रुप से था, इनका ताल्लुक इबू एथनिक ग्रुप से। तो इनका बेसिकली 3 ग्रुप्स हैं, ये 3 ट्राइब्स हैं, जिनमें इबू जो है ये सबसे सुपीरियर कंसिडर किए जाते हैं और ये मेजॉरिटी में। तो ये खुद को अस कहते हैं और बाकी को अदर्स कहते हैं, यानी कि उनको कम इंपॉर्टेंस देते हैं। सो जैसे कि हमने ये डिस्कस किया कि वन ऑफ द लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप ऑफ नाइजीरिया है, और अर्ली लाइफ जो है इनकी इबू कल्चर और इबू ट्रेडिशंस जो हैं उसमें ही गुजरी है। तो चिनुआ एचेबे जो हैं ये इबू ट्राइब से ताल्लुक़ रखते हैं। तो थोड़ा सा हम इबू ट्राइब के बारे में भी जान लेते हैं। ये साउथ ईस्टर्न नाइजीरिया में लोकेटेड है, और इबू ट्राइब के लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं उस लैंग्वेज का नाम भी ट्राइब के नाम पे ही है, इबू कहते हैं उसको। सो ये जो पीपल है, इनका एक डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, और इनका कम्युनिटी लाइफ के ऊपर स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस है। लाइफ ये कम्युनिटी में गुजारते हैं, लेकिन कोई सेंट्रली गवर्नमेंट इनको कंट्रोल नहीं करती। डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट का जो सेटअप होता है उसमें बेसिकली कोई सिंगल सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं होती जो डिसीजंस करती है ऑन द बिहाफ ऑफ द पार्टीज। सो ईच पार्टी खुद में ऑटोनोमस होती है और वो अपने डिसीजंस खुद लेते हैं। इनके जो ट्रेडिशंस हैं उनमें मास्करेड फेस्टिवल और मुनावो फेस्टिवल जो हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इन फेस्टिवल्स में ये कलरफुल कॉस्ट्यूम्स और कपड़े पहनते हैं और डिफरेंट किस्म की परफॉर्मेंसेस करते हैं। तो ये जो मास्करेड फेस्टिवल है इनका, ये बेसिकली इसमें तमाम लोग जो हैं वो मास्क्स पहनते हैं और अपने चेहरे को छुपाते हैं, और तमाम इनकी जो कल्चरल और रिलीजियस किस्म का ये इवेंट है उसके अंदर मास्क पहन के ये उसको डांस करते हैं और गाने गाते हैं और स्टोरी टेलिंग और इस तरह की तमाम चीज़ें उसमें होती हैं। इबू जो है इनका रिच ओरल ट्रेडिशन है, और स्टोरी टेलिंग बहुत इसेंशियल कंपोनेंट कंसिडर किया जाता है इनके कल्चर का। इबू रिलीजन जो है वो भी इनकॉर्पोरेट करता है एक अकीदे को, एक बिलीफ को, जो कि सुप्रीम डीटी और न्यूमरस स्पिरिट्स और एंसेस्ट्रल वर्शिप के ऊपर बिलीव करता है, कि जो अपने बुजुर्ग इनके बड़े होते हैं ये उनकी इबादत करते हैं, उनको पूजते हैं, और एक सुप्रीम डीटी और न्यूमरस स्पिरिट है। तो ये जो सुप्रीम डीटी इनके कंसिडर होता है इग्बो ट्राइब के अंदर, वो एक इनका कल्चरल बिलीफ है जो ईस्टर्न नाइजीरिया के अंदर लोग फॉलो करते हैं। और जो सुप्रीम डीटी है ये बेसिकली चुकवू, CHUKWU, चुकवू नामी इन्होंने एक गॉड कंसिडर किया हुआ है, जो कि जब ज़रूरत पड़ती है बारिश बरसाता है और दरख्तों का ख्याल रखता है, और ज़मीन की तमाम चीज़ों के ऊपर वो एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड के ऊपर उसका कंट्रोल है चुकवू का। और ये जो चुकवू का बिलीफ है ये इस तरह का बिलीफ है जैसे आप समझ लें कि इसके अंदर तमाम चीज़ें, स्पेस और बियॉन्ड स्पेस और ओमनी प्रेजेंट, हर जगह, जिस तरह हम कहते हैं कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, तो ये कहते हैं कि चुकवू जो है वो हर जगह मौजूद है। और ये जो डीटी का लफ्ज़ यूज़ होता है, तो डीटी भी बेसिकली गॉड एंड गॉडेसेस उससे रिलेट करते हैं, मीन्स के देवताएं, देवी और देवताएं जो हैं उनसे रिलेट करते हैं। तो ये जो हमारे राइटर हैं चिनुआ एचेबे ने गवर्नमेंट कॉलेज ओमोआहिया नाइजीरिया को अटेंड किया है, और इन्होंने वेस्टर्न स्टाइल ऑफ एजुकेशन जो है मोस्टली इनका टाइम उसमें गुजरा है। और एचेबे जो हैं इन्होंने अपना लिटरेचर और स्टोरी टेलिंग में अपना ये ज़्यादा इंटरेस्टेड रहे हैं, और इनकी फाउंडेशन भी जो अपने करियर की है, लिटरेरी करियर की एज ए राइटर, वो भी बिकॉज ऑफ क्योंकि इनका इंटरेस्ट लिटरेचर में था और स्टोरी टेलिंग में था, तो इसलिए ये एज ए राइटर डेवलप हुए। और स्टोरी टेलिंग जो है ये तीनों जो ट्राइब्स हैं अफ्रीकन, और उनमें स्पेशली इबू ट्राइब जो है उसका ये एक फीचर भी है और कैरेक्टरिस्टिक भी है कि वो ओरल और जो स्टोरी टेलिंग है इस पे बिलीव करते हैं। और उसकी वजह भी शायद ये है कि वो ट्राइब्स जो हैं वो इतने डेवलप्ड नहीं थे, या पुराने दौर में जब कि कोई इस तरह की एंटरटेनमेंट की और चीज़ नहीं थी, तो ये किस्से कहानियाँ सुना के लोग गुजारा करते थे, या उनकी वाहिद एंटरटेनमेंट यही होती थी। सो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव रीडिंग है इनकी, और इन्होंने यूरोपियन ऑथर्स को पढ़ा है और एक्सपेरिमेंट किया है
उनकी राइटिंग्स को अपनी राइटिंग में। 1948 में एचबे जो हैं ये यूनिवर्सिटी ऑफ इबाडन में गए हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ इबाडन वही है जहाँ पे बुले सोयिंका जो हैं वो भी गए हैं, और अफ्रीकन जितने भी मैक्सिमम लिटरेरी फिगर्स हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ इबाडन का बड़ा रोल है उनकी डेवलपमेंट के अंदर। सो इन्होंने अपना इनिशियल जो करियर है वो बेसिकली ये मेडिसिन की फील्ड में गए हैं, लेकिन इवेंचुअली इन्होंने फिर स्विच किया इंग्लिश लिटरेचर में, और यूनिवर्सिटी के दौरान ही इन्होंने लिटरेरी इन्फ्लुएंस इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हुआ, और ये लिटरेरी और कल्चरल एक्टिविटीज़ जो कैंपस के अंदर होती थी उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए। नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो लिटरेरी इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें जिस तरह बुक रिव्यूज़, ऐसे राइटिंग, डिबेट, डिस्कशंस, बाइलिंगुअल कंपटीशन, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इस तरह के जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें म्यूज़िक, पेंटिंग, आर्ट, एक्टिंग, फोटोग्राफी, प्रिंटिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ इस तरह की जो हम जिनको को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं उन एक्टिविटीज़ में चिनुआ अचेबे इन्वॉल्व हुए हैं, जिसकी वजह से जिसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है कि ये एक बहुत अच्छे राइटर बने। जब इन्होंने अपनी इबाडन यूनिवर्सिटी में अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली तो इन्होंने नाइजेरियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन लेगोस जो है वहाँ पे भी इन्होंने काम किया है, और इस दौरान उन्होंने अपनी राइटिंग स्किल्स को पॉलिश किया है और इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है लिटरेरी मैगजीन्स को, यानी कि ये साथ साथ लिखते भी रहे हैं। और एचेबे का जो फर्स्ट डेब्यू नावल था, जो बिल्कुल पहला नावल है इनका, और जिससे ये एज ए राइटर इंट्रोड्यूस हुए हैं, उसका नाम है थिंग्स फॉल अपार्ट, और उसने इनको सिग्निफिकेंटली एक माइलस्टोन है इनकी ज़िंदगी में और अफ्रीकन लिटरेचर में कि पहला ही जो इनका नावल था उससे ही इनको इंटरनेशनल एक्लेम मिल गया है, यानी कि पूरी दुनिया में इनको जाना जाने लगा है इनके पहले ही नावल की वजह से, और उनको कमेंडेशन, अप्रूवल और मीन्स के अप्लॉज और कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं। और इनकी मीन्स के फर्स्ट शॉट में ही कैटापुल्टेड, जिस तरह वो पहला ही गोला जो है निकले ना कैटापुल्ट से और वो जाके हिट करता है, तो मतलब इनका जो पहला नावल है उसने ही इनको इंटरनेशनली रिनाउंड ऑथर के तौर पे एक्सेप्ट करवाया है। चिनुआ अचेबे जो है इनके जो अर्ली लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं उसमें इनकी एजुकेशन जो है, इनका जो एक्सपोजर टू ट्रेडिशनल इबू कल्चर है और जो वेस्टर्न लिटरेचर है, दोनों वेस्टर्न लिटरेचर उन्होंने पढ़ा है और इबू कल्चर के अंदर तो वो रहे हैं, उसने बहुत ज़्यादा एक क्रूशल रोल प्ले किया है जो जो इनको शेप कर रहा था, इनके पर्सपेक्टिव को डिफाइन कर रहा था। और फिर इन्होंने बहुत रिचली कंट्रीब्यूट किया है अपने कामों में, और वो बिल्कुल एक जिस तरह रंगदार कपड़ा होता है और उसके अंदर एम्ब्रॉयडरी हुई होती है और उसके अंदर टेक्सटाइल वर्क बहुत ज़्यादा होता है, बिल्कुल इस तरह इनका लिटरेचर में भी जो इनका काम है वो एक एम्ब्रॉयडरी की तरह है, एक खूबसूरती की तरह है। लेटर लाइफ में चिनुआ अचेबे जो है इन्होंने ये एक प्रोमिनेंट फिगर रहे हैं और लिटरेरी वर्ल्ड में थ्रू आउट ये एक्टिवली रिमेन रहे हैं, और उन्होंने हर फोरम के ऊपर अफ्रीकन लिटरेचर को और अफ्रीकन कल्चरल आइडेंटिटी जो है उसको इन्होंने सामने उजागर किया या जाहिर किया है। सो इनकी जो चिनुआ अचेबे की जो लाइफ है उसके अंदर मेन इवेंट्स जो हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इनके एकेडमिक करियर को देखते हैं तो थोड़ा सा तो हमने ऑलरेडी एक दो चीज़ें डिस्कस की हैं, लेकिन अचेबे जो हैं सिग्निफिकेंट एकेडमिक करियर रहा है। इन्होंने टीचिंग भी की है यूनिवर्सिटीज़, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नाइजीरिया में और यूनाइटेड स्टेट्स में भी। तो बेसिकली टीचिंग जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है कि आप पढ़ के उतनी चीज़ नहीं समझ सकते जितनी जब आप पढ़ाते हैं तो आपको चीज़ें समझ आती हैं। तो टीचिंग का बहुत बड़ा रोल है आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और ग्रूमिंग में। तो जब आप टीचिंग करते हैं सही पैशन के साथ तो आप कई कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको पढ़ने से समझ नहीं आते, लेकिन आपको जब किसी को पढ़ाने पड़ते हैं तो फिर आपको ज़्यादा समझ आ जाते हैं। सो इन ये डिफरेंट इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे भी रहे हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ नाइजीरिया में भी, फिर नसूका एक है, और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मैसेचुसेट्स जो है उसमें भी इन्होंने डिफरेंट की पोजीशंस जो हैं वो हेल्ड की हैं। तो अचेबे का जो एकेडेमिया में कंट्रीब्यूशन है, एकेडेमिया मींस इन एजुकेशन इन एट यूनिवर्सिटीज़, एट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी सर्कल्स में या कॉलेज सर्कल्स में, बेसिकली पढ़े लिखे लोगों के दरमियान जो इनका है वो लिटरेरी वर्क से बियॉन्ड है। इन्होंने डिस्कशंस में भी खुद को एंगेज किया है। अफ्रीकन लिटरेचर, कल्चर और पोस्ट कलोनियल स्टडीज़ जो हैं वो उनके मेन स्ट्रेंथ्स थी जिन पे इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। इन्होंने एडवोकेसी एंड पब्लिक स्पीकिंग भी इनसे रिलेट की जाती है। तो वोकल एडवोकेट फॉर अफ्रीकन लिटरेचर कल्चरल आइडेंटिटी रहे हैं ये। इन्होंने अफ्रीका के लिटरेचर को और अफ्रीका की कल्चरल आइडेंटिटी की हमेशा वकालत की है और उसको सपोर्ट किया है और उसको प्रमोट किया है।
یہ جب بھی کسی کانفرنس میں، کسی سیمینار میں، کسی بھی ایونٹ میں جاتے تھے اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے، اپنے پرسپیکٹیو اور امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ بتاتے تھے، تو یہ کہتے تھے کہ افریقن کلچر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو پرزرو کیا جانا چاہیے، بچا کے رکھنا چاہیے، سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ سو ایچ ایم اے کی جو ایڈوکیسی ہے یا جو پروموٹ کرتے ہیں وہ مطلب کہ جو چیلنجنگ اسٹیریوٹائپس اور مسکنسیپشنز ہیں افریقہ کے بارے میں، جو دنیا سمجھتی ہے افریقہ کے بارے میں، تو ان کو انہوں نے بیان کر کے کھل کے بتایا ہے کہ جو دنیا سمجھتی ہے بیسیکلی ہم ویسے نہیں ہیں۔ تو یہ جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے اسٹیریوٹائپس اینڈ مسکنسیپشنز، تو کچھ اسٹیریوٹائپس اور مسکنسیپشنز میں آپ کو ون بائی ون کر کے بتاتا ہوں۔ تو جب بھی آپ کسی بھی افریقن رائٹر کو لکھتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں پیپر میں لکھتے ہیں یا ویسے کبھی ڈسکشن آپ کرتے ہیں تو آپ کو وہ کی فیچرز پتہ ہوں گے، تو آپ زیادہ اچھا بہتر انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایکچولی چیز ہے کیا۔ تو نارملی دنیا یہ سمجھتی ہے کہ افریقہ ایک ملک ہے، جبکہ افریقہ ایک ملک نہیں ہے، یہ ایک کانٹیننٹ ہے اور اس کے اندر ڈھیر سارے ملک ہیں، جس طرح کہ ایجپٹ، لیبیا، الجیریا، سوڈان، چیڈ، نائجر، مالی، انگولا، نمیبیا، ساؤتھ افریقہ، زیمبیا، تنزانیہ، کینیا، صومالیہ، یہ سارے، یوگانڈا، یہ سارے اس میں۔ سو افریقہ کنٹری نہیں ہے۔ دوسرا، ایک لوگ سمجھتے ہیں کہ افریقنز صرف افریقن ہی بولتے ہیں، مطلب ان کی لینگویج افریقن ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، ٹرائبس ہیں اور ہر ٹرائب کی اپنی لینگویج ہے۔ جیسے کہ 3 ٹرائبس ہاؤزا، لینگویج ہاؤزا ہے ان کی، اگبو، ان کی لینگویج ایبو ہے، اور ایک ٹرائب ہے یوروبا، تو ان کی لینگویج بھی یوروبا ہے۔ تو اسی طرح کلک لینگویج، جو جنگل میں لوگ ان کے قبیلے رہتے ہیں تو ان کی مطلب لینگویج کو کلک لینگویج کہتے ہیں، تو آپ نیٹ میں مزید بھی دیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ یہ ہے کہ افریقہ کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ لوگ جانوروں کے ساتھ، وائلڈ اینیملز کے ساتھ مل کے رہتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، مطلب کہ بڑے ڈیولپڈ اور بڑے زبردست قسم کے سٹیز ہیں ساؤتھ افریقہ کے اندر، جو بالکل مطلب ایٹ پار ود دی ورلڈ ہیں، مطلب دنیا کے حساب سے ویل اکوپڈ ہیں، ان میں ایئرپورٹس ہیں، ٹرین سسٹم ہے، اس کے بعد کمیونیکیشن ہے، سب کچھ ہے۔ سو ایک افریقہ کے بارے میں مسکنسیپشن یہ بھی ہے کہ تمام افریقنز ہٹس میں رہتے ہیں، وہ مطلب کہ جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، بہت مطلب ڈیولپڈ اور بڑے ایجوکیٹڈ، جس طرح کی یہ خود یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، تو جس طرح کے تمام ملکوں میں ایک بیکورڈ علاقے ہوتے ہیں تو اس میں بھی ہیں، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے کہ وہ لوگ ہٹس میں رہتے ہیں۔ ایک یہ کہا جاتا ہے کہ لیک آف ٹیکنالوجی ہے افریقہ میں، ایسا بھی نہیں ہے، مینس کہ وہ کمپیوٹرز کے ساتھ انٹرنیٹ کے تھرو دنیا سے ویل کنیکٹڈ ہیں۔ اب بعض اوقات یہ بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ تمام افریقنز جو ہیں وہ ڈارک سکنڈ ہیں، وہ کالے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، مینس کہ افریقنز بلیک بیوٹی بھی ہے اور اس میں مطلب کہ فیئر کلر کے بھی ہیں اور وائٹ کلر کے بھی لوگ ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ افریقہ ایک کانٹیننٹ ہے جو فل آف کرپشن ہے، پاورٹی ہے اور وار ہے، ایسا رہا ہے کیونکہ یہ کلونیل فیز میں سے گزرا ہے، لیکن ابھی پورے افریقہ کے لیے یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں جس طرح کہ نائجیریا کرپٹ ہے، لیکن کئی ملک ایسے بھی ہیں جو مطلب دنیا میں ہر حساب سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، مطلب کہ گیمز سے لے کے ٹیکنالوجی تک اور سائنس میں ہر جگہ انہوں نے اپنا منوایا ہے۔ ابھی افریقن کنٹریز جو ہیں وہ پور ہیں، غریب ہیں اور ڈپینڈ کرتے ہیں آن ایڈ پہ، تو ایسا دنیا یہ سمجھتی ہے، یہ بتانا چاہتی ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے۔ افریقن کنٹریز جو ہیں وہ جو نیچرل ریسورسز ہیں ان سے مالا مال ہیں، تو بیسیکلی جہاں پہ بھی کالونائزیشن ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی امپلیمنٹ ہوئی ہے تو ان کنٹریز کو آپ سمجھ لیں کہ پورے پلان کے تحت غریب رکھا گیا ہے اور ان کو مطلب کہ ایڈ پہ رکھا گیا ہے تاکہ وہ خود نہ کھڑے ہو سکیں اپنے پاؤں پہ، اور ان کے جو ریسورسز ہیں ان کو ایکسٹریکٹ کیا جا رہا ہے۔ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ افریقہ ایک ڈیزرٹ ہے، ایسا بھی نہیں ہے، وہ مطلب کہ بالکل اس کی جتنا بھی اس کا لینڈسکیپ ہے، یہ جتنا بھی اس کا ٹیرین ہے، اس کے اندر واٹر باڈیز بھی ہیں، اس کے اندر کنٹراسٹنگ لینڈسکیپس بھی ہیں، اس کے اندر گریزنگ فیلڈز بھی ہیں، ڈیزرٹ بھی ہے، ریورز بھی ہیں، سب کچھ ہے، اس کے اندر رین فارسٹ بھی ہیں، فرٹائل لینڈز بھی ہیں، سب کچھ ہے، اور صحرا کا ڈیزرٹ بھی ہے، تو افریقہ مطلب سارا صحرا نہیں ہے۔ اور ایک یہ بھی کہتے ہیں کہ افریقنز جو ہیں ان کا ایک ہوموجینس کلچر ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے، مطلب کہ ٹرائبل ٹریڈیشنز، فوڈ، ڈریس، اٹائر، اس کے بعد ان کی سکن مارکنگز، یہ سب کچھ جو ہے یہ ایک دوسرے سے ڈفر کرتا ہے۔ تو یہ آپ پیپر میں کبھی بھی ہو تو بالکل افریقہ کی اسٹیریوٹائپس جو ہیں وہ یہ ہیں اور مسکنسیپشنز یہ ہیں، اور یہی ان کی کلچرل آئیڈینٹی کو اور ان کے بیسیکلی وہ جن کو پرزرو رکھنے کی بات کر رہے ہیں اور لٹریچر کو سپورٹ کرتی ہیں یہ چیزیں۔ Next is recognition and awards. So over the years, Achebe has received numerous awards and honors for his contribution to literature and cultural understanding.
So in 2007 he was awarded with the Man Booker International Prize. तो जो भी उन्होंने लिटरेचर को कंट्रीब्यूट किया है थ्रू आउट इज लाइफ टाइम इन फिक्शन कैटेगरी फिक्शन, उसमें मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज इनको 2007 में मिला है। तो हम थोड़ा देखते हैं कि ये मैन बुकर प्राइज है क्या। तो ये बेसिकली एक इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड है जिसको यूनाइटेड किंगडम में होस्ट किया जाता है, और ये मैन बुकर को कॉम्प्लीमेंट या उसके नाम पे ये अवार्ड रखा गया है, और फिक्शन की कैटेगरी में ये अवार्ड 2007 में चिनुआ अचेबे ले चुके हैं। जो चिनुआ अचेबे की लेगेसी है वो ये है कि 2013 में ये इस दुनिया से चले गए। बॉस्टन मैसेच्यूसेट्स यूएसए में ये उस वक्त थे जब ये बहुत चले गए इस दुनिया से। तो ये मीन्स के जिस वक्त ये इस दुनिया में मौजूद था हम भी इस दुनिया में मौजूद थे, तो मैं तो इसको बड़ा एक ऑनर के तौर पे लेता हूँ कि यार ये जो बड़े लिटरली और इंटेलेक्चुअल माइंड्स हैं, जिस तरह के या वेलफेयर जिस तरह के अब्दुल सत्तार ईदी इस दुनिया में थे तो हम भी थे, तो मतलब हमने उनका नाम सुना नहीं है, हमने उनको देखा भी है टेलीविजन के ऊपर और प्रैक्टिकली काम करते हुए। सो उनकी जो डेथ है, एक मरतबा मैं कराची में था तो मैंने मतलब कि अब्दुल सत्तार ईदी को बिल्कुल ऐसे जिस तरह फेस टू फेस, ये एक एम्बुलेंस में ही जा रहे थे किसी काम के लिए और लोग इन पे हाथ हिला रहे थे, तो मैंने भी देखा, तो मैं बड़ा ऑनर्ड फील किया कि यार ये बंदा जो है, मैंने इसको खुद मतलब नेकेड आइज से बिल्कुल आमने सामने देखा। तो वो रुके नहीं, वो बस अपना किसी जो भी जिस काम से जा रहे थे, लेकिन ये कि मैं फिजिकली बिल्कुल सामने उस बंदे को देखा है और दुनिया उनको जानती है उनके काम की वजह से। सो उनकी जो डेथ है वो बहुत एक लिटरेरी करियर जो है और एक लेगेसी जो कंटिन्यू हो रही थी और इन्फ्लुएंशियल राइटिंग थी, और जो उनका डिस्कोर्स था अफ्रीकन लिटरेचर एंड आइडेंटिटी के बारे में, तो वो उसको मतलब एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इनकी डेथ से। सो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो जिसमें ये एक हमने स्टोरी टेलिंग का एलिमेंट जो लेके आया, तो ये बेसिकली ओरल स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन जो है ये डायलेक्ट्स और इंडिजिनस लैंग्वेजेस जो हैं उनको एक्सप्लोर करने में, और स्पेशली कलोनियलिज्म के इम्पैक्ट के दौरान, और थीम्स ऑफ आइडेंटिटी और कल्चरल हेरिटेज जो है इसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफ़र करने के काम आता है। और एक इसमें कि जो अफ्रीकन कल्चरल आइडेंटिटी है इसको हम इस एंगल से लेंगे कि अफ्रीका न्यूमरस एथनिक नेशनैलिटीज़ जो हैं उनका एक कम्बिनेशन है जिसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट डिशेज़ हैं, ग्रीटिंग्स का इनका एक अंदाज डिफरेंट है, ड्रेसिंग का, डांस का, तो ये मतलब पूरा एक लिविंग स्टाइल जो है ना, तो उसको हम अफ्रीकन लिटरेचर एंड आइडेंटिटी के तौर पे एक ओवरऑल कंसिडर करते हैं। सो चिनुआ अचेबे जो हैं इनकी जो बाद की ज़िंदगी है, मीन्स के आज ज़िंदगी का जो आखिरी हिस्सा है उन्होंने टोटली ये लिटरेचर को डेडिकेट किया हुआ था, एकेडेमिया को, और उन्होंने अफ्रीकन कल्चर को एडवोकेट किया और प्रमोट किया है। और इन्होंने इनकी जो ओवरऑल अफ्रीकन सोसाइटीज़ की अंडरस्टैंडिंग है और जो इनकी एफर्ट है, इनकी कंट्रीब्यूशन और इनकी अंडरस्टैंडिंग जो अफ्रीकन सोसाइटीज़ की है, उसने अफ्रीका का नैरेटिव पूरे ग्लोबल डिस्कोर्स में प्रमोट किया है, और वो एक एंड्योरिंग किस्म का उन्होंने मार्क छोड़ा है पूरी दुनिया के लिटरेचर के ऊपर और इंटेलेक्चुअल थॉट के ऊपर। उन्होंने अफ्रीका के बारे में पूरी दुनिया को अपने लिटरेरी काम की वजह से बताया है। चिनुआ